हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो DFCCIL के एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है, 2018 में आया था। ये जनरल साइंस का पेपर आज हम देखेंगे और ये किस पोस्ट के लिए आया था। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए आया था। इसमें 24 क्वेश्चन आता है, 24 क्वेश्चन एंड 24 मार्क्स का आता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन मतलब इजी लेवल का होता है। साइंस का क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन जितना स्टैंडर्ड होता है उसके कंपेयर में इजी होता है। तो आप साइंस में पूरा नंबर ला सकते हैं अगर आप सही से मेहनत करते हैं। जो जिस टॉपिक से पूछा जाता है अगर वहाँ से आप केयर करके क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो चलिए आज हम प्रीवियस ईयर को देख करके पूरा पता लग जाएगा कि कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं हिंदी में लेकर के आया हूँ, आप देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये तो सिंपल बात है, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है क्या, प्रोटियम लिखा है, उसी केस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी के केस में होता है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताता हूँ। आप देखिए, जैसे कि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप को अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटोप होता है। कौन कौन होता है, तो एक होता है प्रोटियम जो आपको यहाँ दिया हुआ है, प्रोटियम। और दूसरा क्या होता है, एगो तो प्रोटियम हो गया, दूसरा होता है ड्यूटोरियम। और तीसरा क्या होता है, तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है। तो देखिए पहला जो प्रोटियम होता है इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन H1 की अगर मैं बात करूँ, H1 की, तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन तो होता है इसमें एक, ठीक है, और एगो इलेक्ट्रॉन भी होता है। एगो इलेक्ट्रॉन होता है और एगो प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता है। न्यूट्रॉन इक्वल टू में 0 होता है। कैसे कैसे क्या होता है हम अभी आपको सब समझा देते हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है, H2 की अगर बात करें ड्यूटेरियम का, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक प्रोटॉन होता है इसमें और एक न्यूट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है इसमें। लेकिन अगर हम ट्रिटियम की बात करें H3 का, तो इसमें कंडीशन चेंज हो जाता है। देखिए H3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी बाहर रहेगा, बाहरी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें एक प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, मैं ये लिखा हूँ न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो अब अगर हम आपसे यहाँ पे हम ये पूछे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है पहला का, तो आप इसमें बोलिएगा एटॉमिक नंबर जो इसका होगा कितना, प्रोटियम के मतलब जो ये है इसके बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर एटॉमिक नंबर पूछे तो इसमें भी बोलिएगा क्या, एटॉमिक नंबर इसमें भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है। इसमें में पूछेंगे एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। तो मतलब आइसोटोप का आपको क्या पता चला कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब अगर हम इसे यहाँ पे आपसे मास नंबर इसका पूछे, मास नंबर, तो आप कितना बोलिएगा, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन के जोड़ के होता है, तो प्रोटॉन तो इसमें एक है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, 0, तो मास नंबर इसका 1 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसका मास नंबर इसका ड्यूट्रियम का मास नंबर बात करूँ, तो प्रोटॉन भी एगो है न्यूट्रॉन भी एगो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, मास नंबर 2 हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूँ मास नंबर कितना होगा ट्रिटियम में, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, 2 गो न्यूट्रॉन है, एगो प्रोटॉन, तो 3 हो जाएगा मास नंबर। तो अब आप यहाँ पे इस तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ में और आपको ध्यान रखना है, क्या कि पहला प्रोटियम और ड्यूट्रियम ये जो होता है ये स्टेबल कंडीशन में होता है। कैसा होता है, ये स्टेबल, ये सब कंसेप्ट है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेबल होता है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव शो करता है। ट्रिटियम जो होता है कैसा, रेडियो एक्टिव शो करता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है, यूरेनियम होता है, थोरियम, यूरेनियम, ये सब होता है, ठीक है। आप राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना रखें, कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रखें जो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे इसका आंसर तो ये सही हो गया। ब्रैकेट में आपको यहाँ पे प्रोटियम लिख दिया है। अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम लिखा रहता, ये चीज़ अगर यहाँ पे लिखा रहता ड्यूटेरियम, तो फिर आंसर ये कभी नहीं होता। उसके केस में आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 देखने को मिलता। अगर ट्रिटियम रहता तो 2 न्यूट्रॉन देखने को मिलता। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। इन सब चीज़ पे पकड़ रहेगा तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मधुमक्खी पालन को
क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। आपको जितना भी पालन होता है उससे क्वेश्चन आता ही आता है साइंस में, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे सेरीकल्चर की बात कर रहा था। सेरीकल्चर में क्या करते हैं कि रेशम के कीटों का जो पालन होता है वो होता है। सेरीकल्चर में क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, देखिए रेशम के कीटों का पालन होता है। पिसीकल्चर में क्या होता है, मत्स्य पालन होता है, मतलब मछली, डायरेक्ट हम मछली ही लिख देते हैं, मछली पालन होता है पिसीकल्चर में। और यहाँ पे एक्वा कल्चर है। देखिए एक्वा कल्चर क्या होता है, एक्वा कल्चर के अंदर वो सब कुछ आ जाता है जो पानी के अंदर पालन करते हुए जो आप देखते हैं, चाहे वो कोई भी छोटा छोटा सूक्ष्म जीव हो, कुछ भी हो, तो सब कुछ कहाँ जाता है, एक्वा कल्चर में आ जाता है। एक्वा कल्चर के अंदर मछली भी आता है, लेकिन पीसी कल्चर के अंदर क्या होता है, स्पेशल सिर्फ मछली ही आता है, लेकिन एक्वा कल्चर के अंदर सब कुछ आता है, क्योंकि मछली का पालन भी पानी के अंदर ही होता है, तो एक्वा कल्चर के अंदर ही आ जाता है। कभी कभी ऑप्शन में अगर आपको यहाँ पे पीसी कल्चर नहीं देगा तो ये भी सही हो जाएगा, जब ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब, क्योंकि इसके अंदर भी मछली पालन किया जाता है और भी चीज़ का पालन किया जाता है इसके अंदर। जैसे कि कोई भी सूक्ष्म जीव है, अगर वो देखते हैं कि पानी के अंदर, जैसे कि शैवाल हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब एक्वा कल्चर के अंदर आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका 3 नंबर, पीसी कल्चर, सॉरी एपी कल्चर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट है, आप इसको समझ लीजिए, आपका कई सारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि माप की सामान्य इकाई लीटर, यानी कि लीटर में एल दिया हुआ है। 1 लीटर बराबर होगा, किसके बराबर होगा 1 लीटर? तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा एक लाइन होता है, इसको आपको याद रखना है। वो लाइन क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए मिली, शायद आपको पता भी होगा, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, उसके बाद क्या होता है, किलोमीटर। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब टर्म आपको याद रखना चाहिए। ऐसे जैसे कि सीधे आप याद रखिए, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, हो गया। अब देखिए इस पहला टर्म से ये आगे वाला टर्म जो है ये 10 गुना बड़ा है, इससे ये 10 गुना बड़ा है, इससे ये 10 गुना बड़ा है। मतलब अगर आपको इसमें लिखने के लिए हम बोले, अचानक अगर कोई उठा ले, तो आपको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या कि 1 मीटर बराबर बताइए तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा ये पीछे वाला टर्म जो है 10 डेसीमीटर होगा। डेसी यानी कि डेसी डायरेक्ट हम DM से लिख लेते हैं। ठीक है, डेसीमीटर के बराबर होगा। यही कंसेप्ट यहाँ पे आप पीछे लगेगा, आप देख लीजिए। तो आपको क्या पता है कि 1000 लीटर में कितना होता है, तो आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यही मीटर क्यूब को डेसीमीटर में, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं सब एक एक के फॉर्म में दिया, पॉइंट के फॉर्म में दिया होता तो हम डायरेक्ट इसको क्या कर देते, 0.001 कर देते, लेकिन पॉइंट के फॉर्म में नहीं दिया, मतलब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको हम अभी यहाँ पे क्या बताए कि 1 मीटर इक्वल टू में 10 डेसीमीटर होता है। अगर आप इसको 1 मीटर क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब मिल जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब के जगह ये जो 1 मीटर क्यूब है इसके जगह आप डेसीमीटर के फॉर्म में पुट कर दीजिए, तो 1 लीटर, आप 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब बटे में क्या 1000 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये डेसीमीटर क्यूब में पूछा है, हो सकता है कि अगले बार आपको हेक्टोमीटर में पूछ ले, हो सकता है सेंटीमीटर में पूछ ले। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये पूरा का पूरा लाइन इम्पोर्टेंट है। इस तरह से साइंस को पढ़िए, मजा आएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक सजीव ऊतक नहीं है? तो देखिए इसमें मृदु तक जो है ये सजीव ऊतक नहीं है, बाकी सब जो है क्या है, सॉरी सजीव ऊतक पूछा हुआ है। यहाँ पे पूछा है क्या, पादप ऊतक एक सजीव ऊतक है। ठीक है, तो ये जो है सजीव ऊतक है। मृदु तक जो है ये सजीव ऊतक है, बाकी ये सब निर्जीव है, ये सब सजीव ऊतक नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ एक्सप्लेन करने वाला रहेगा वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं। ये क्या कर रहा है कि खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया को निम्न रूप में जानते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ क्या गुणवत्ता, यहाँ पोषण गुणवत्ता की बात कर रहा है। तो जैसे कि जिस भी चीज़ पे शोध चलता है, मतलब सपोज कीजिए कि अभी एक बनाना की मैं बात कर लेता हूँ, केला। ठीक है,
केला। आपको पता है केला के अंदर आयरन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, सब कुछ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आयरन मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है केला के अंदर, अब इसमें क्या करेगा साइंटिस्ट, इसको शोध करेगा और इस आयरन की मात्रा को भी इसमें इंक्रीज करने का कोशिश करेगा, इसमें इसका प्रोटीन की मात्रा भी इंक्रीज करेगा, कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, जितना % है उससे अच्छा, मतलब पोषण गुणवत्ता में सुधार। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। इस गुणवत्ता में जो सुधार होता है उसको हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र में जल की किस ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। देखिए इसमें कई सारे लोग गतिज ऊर्जा भी लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो, लेकिन आपको क्या लगाना है, स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले बात, जब भी जहाँ पे भी हम जल ऊर्जा की बात करते हैं तो वहाँ एक डैम होता है, और इस डैम के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा पानी भरा होता है। ठीक है, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, कोई पाइप या मतलब जैसे कि हो सके, मतलब पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, एक टरबाइन होता है, उस टरबाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ब्लेड के ऊपर यहाँ से पानी निकालते हैं, और इस टरबाइन के थ्रू अब क्या होता है कि ये स्थिति ऊर्जा था, इसमें कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, और ये अब क्या होगा, किसमें कन्वर्ट होगा टरबाइन के थ्रू, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा टरबाइन के थ्रू। तो ये पहले से कौन ऊर्जा था, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थित ऊर्जा था। इसका फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो mgh। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो पानी है पूरा का पूरा भरा डैम में, तो इसके पास हाइट भी है, बिल्कुल। आप ये जो पानी है इसका ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इस पानी का मास भी है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये पूछ लेता कि इसका एनर्जी कितना है, मास दे देता, आपको ग्रेविटी पता है और हाइट दे देता, तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि इस डैम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित खाद्य उत्पादों में से कार्बनिक यौगिक नहीं है। किसमें कार्बनिक यौगिक नहीं, तो इस लवण में कार्बनिक यौगिक नहीं होता है, NaCl इसका फार्मूला होता है, तो इसमें कार्बनिक यौगिक नहीं है। बाकी खनिज तेल में, घी में और चीनी में, सब में कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिक एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब कार्बन आ जाता है। लेकिन इसके में आपको कार्बन कहीं नहीं दिखने के लिए मिला, सोडियम मिला है और क्लोरीन मिला है, मतलब कार्बन नहीं है। तो इसका अगर आपको फार्मूला भी याद है उससे भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांत के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको क्या किया है कि आभासी दे दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, और अवतल बोलते हैं, अवतल। अगर अवतल रहता तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेते, लेकिन आभासी है तो थोड़ा कन्फ्यूज करे, तो आपको सब नाम याद रखना है, अवतल भी, आभासी भी, और इसको कॉनकेव, कई बार डायरेक्ट इंग्लिश में लिख के दे देता है कॉनकेव। आप ये दोनों नाम सेम है, जैसे कि अपसारी और उत्तल दोनों सेम होता है, इसको और करके आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। तो डॉक्टर द्वारा जो यूज करते हैं तो इसका मतलब किसका, अभिसारी का यूज करते हैं। ठीक है, आपको हम यहाँ थोड़ा सा हम 1-2 लाइन और आपको बता रहे हैं, इसको सुनिए। इसका मैं यूज आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आप देखिए, हालांकि आपको काम ही आएगा ये यूज। ठीक है, क्योंकि बेकार की बात इसमें मैं कुछ नहीं करता हूँ। देखिए पहले मैं आपको समतल के बारे में अगर बात कर लूँ तो समतल दर्पण में तो आपको पता ही है क्या होता है कि उसका जितना बड़ा साइज है उतना ही बड़ा वहाँ भी मिरर में भी दिखेगा। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको मैं पहला बात कर लेता हूँ किसका, कन्वेक्स का, जो आप यहाँ देख रहे हैं उत्तल और अपसारी दोनों बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स का अगर बात कर लेते हैं, कॉन्वेक्स में क्या होता है, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं जैसे कि जो भी कार, जो भी गाड़ी देखते हैं उसके में एगो मिरर जो लगा रहता है पीछे के व्यू देखने के लिए, तो वहाँ करते हैं इसका। ठीक है, किसका, उत्तल दर्पण का यूज। और इसमें क्या होता है उत्तल दर्पण में कि इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है और कहाँ बनता है। तो देखिए इसमें जो इमेज बनता है वो पीछे बनता है और सीधा, मतलब पीछे मतलब बनेगा और सीधा बनेगा, मतलब आभासी बनेगा, आभासी, इमेजिनरी जिसको आप बोलते हैं इमेजिनरी। और कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। ये इतना चीज़ आपको इसमें याद रखना है कि पीछे बनता है मतलब आभासी, और सीधा बनता है मतलब जैसा आप वस्तु को रखे हैं वैसे ही फॉर्मेट में आपको आगे वो सीधा दिखाई देगा, और छोटा बनता है। यहीं पे अगर मैं इसका बात कर लूँ, अब इसका जो कॉनकेव मैं लिखा हूँ 2 नंबर में, कॉनकेव,
कॉनकेव में लिखा हूँ। इसका यूज कहाँ कहाँ करते थे, देखिए इसका तो डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है दांत देखने के लिए। उसके बाद जो सर्च लाइट होता है उसका भी जो कटोरी बना होता है इसी का बना होता है, कॉनकेव का ही। और जो मतलब ये बना होता है और सर्च लाइट, और जो मोटर गाड़ी होता है उसके हेडलाइट, जो हेडलाइट जलता है उसमें जो लगा होता है उसमें भी यही लगा होता है। अगर आप कभी ये सुने होइएगा कि सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में जो लगा होता है यही लगा होता है। इसके थ्रू क्या होता है कि लाइट को एक जगह पे फोकसित करके उसको मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आगे वर्क होता है। तो इसका हम आपको यूज बता दिए। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए इसमें इमेज कैसा बनता है ये भी देख लीजिए। तो इमेज इसमें आप क्या देखें, आभासी, लेकिन इसमें यहाँ पे रियल बनता है। रियल मतलब वास्तविक, वास्तविक इमेज बनता है। और कैसा बनता है, यहाँ सीधा बन रहा था लेकिन यहाँ बनता है इमेज उल्टा, उल्टा बनता है। और ये छोटा भी हो सकता है, छोटा, बड़ा और बराबर, बराबर, इसमें तीनों बन सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन। और ये कितना परसेंट, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 0.036% पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कहाँ, ब्रह्मांड में मैक्सिमम पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में ये मैक्सिमम पाया जाता है हाइड्रोजन। एक चीज़ आपसे पूछ सकता है यहाँ पे क्या, कि आर्गन की अगर मैं बात करूँ तो आर्गन जितना भी अक्रिय गैस है उसमें मैक्सिमम जो है आर्गन पाया जाता है, कितना 0.93% पाया जाता है। और जितना अक्रिय गैस है उसमें सबसे मैक्सिमम यही होता है। तो आप इस डाटा को ध्यान रखने का कोशिश कीजिए, आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 2 घंटे में 80 किलोमीटर चलने वाली एक कार का औसत चाल। तो आपको ये देखकर हंसी भी लग रहा होगा थोड़ा सा, तो इसका भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। 80 बटा में कितना, 2, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले बात तो आपको बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप देखिए क्या मौजूद नहीं है। तो बेकिंग पाउडर को और क्या बोलते हैं, तो खाने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, सोडा। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम भी कई बार पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, NaH और CO3। तो आप देख लीजिए फार्मूला में जो नहीं है वो नहीं होगा मौजूद। तो सोडियम ये तो है, ये भर के है। नाइट्रोजन यही नहीं है, यही नाइट्रोजन नहीं है, बाकी हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है। तो ये हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और कन्फ्यूज करेगा, वो क्या करेगा मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे कि ये खाने वाला सोडियम, खाने वाला सोडा है, इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन एक होता है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, सोडा, इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब इसके रासायनिक नाम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज कर जाते हैं लोग। मैं आपको अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, क्लियर नहीं तो मैं अभी करा देता हूँ। इसका फार्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 और इंटू में 10H2O होता है। अब सबसे पहले बात देखिए, इसमें पानी कितना है, 10 है। अब यहाँ धोने वाला की बात कर रहा है, तो धोने वाला की बात अब भी देखते हैं, जब कपड़ा उपड़ा कुछ भी धोते तो उसमें क्या मैक्सिमम पानी लगता है, तो पानी यहाँ ज़्यादा है। तो आप इस दोनों फार्मूला को ऐसे भी डिफरेंट रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पानी की बात हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इस दोनों में डिफरेंट कैसे, किस चीज़ का है, तो सिर्फ बाई का डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब देखिए खाने की बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब आप किसी के घर जाते हैं, खाना खा लेते हैं, वहाँ से लौटने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बाय 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 तो बोलते हैं ना। तो आपको इससे जस्ट इसको कनेक्ट करके याद रखना है कि जहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया तो यहाँ खाने वाला सोडा की बात कर रहा होगा और उसका फॉर्मूला ये होगा। तो आपको अब ये दोनों क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है आयु के साथ आँख की समंजन क्षमता में
कमी को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। तो देखिए आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे कि देखते हैं लोग बुढ़ापा हो जाता है, उसके बाद उनका आँख खराब हो जाता है, तो उनके में जो हो जाता है वो कौन सा दोष हो जाता है, तो जरा दृष्टि दोष हम उसको बोलते हैं। इस दोष में क्या होता है कि देखिए हम यहाँ पे क्या मानते हैं, नज़दीक के वस्तु को ये मान लेते, नज़दीक हम ये मान लेते हैं और दूर मान लेते हैं ये, ठीक है। तो इनको क्या हो रहा है जरा दृष्टि दोष में, न तो नज़दीक ठीक दिख रहा है और न दूर ठीक दिख रहा है, कोनो ठीक नहीं दिख रहा है। इसको हम ठीक करते हैं बाईफोकल लेंस से, बाईफोकल लेंस से हम इसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन और है, इस तीनों ऑप्शन को भी आप देख लीजिए क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे भी हम नज़दीक के लिए लेते हैं, दूर के लिए ये लेते हैं। इसमें देखिए मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ठीक है। मायोपिया को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें भी एगो निकट ले लेते हैं, एगो दूर ले लेते हैं। इसमें क्या दूर दृष्टि, देखिए ये क्या कह रहा है, सेंटेंस में छुपा हुआ है दूर दृष्टि, मतलब दूर के लिए दृष्टि है, दूर दिख रहा है और नज़दीक नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये हो गया। अब मायोपिया में देखिए, मायोपिया इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि। तब निकट के लिए दृष्टि है, उसका आँख काम कर रहा है, और दूर के लिए दोष है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा इससे। यहाँ पे देखिए आप, देखिए होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ आपको मायोपिया का, एक में मायोपिया की बात करता हूँ, मायोपिया जिसको आप क्या बोले, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आँख का जो गोला होता है ना, इसका साइज बढ़ जाता है ऐसे। इसका स्लरी मसल जो होता है, यहाँ कनेक्ट होता है स्लरी मसल, उसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा के ज़्यादा खींच नहीं पाता है, मतलब लूज हो जाता है, ज़्यादा नहीं खींच पाता है, मतलब अपने तरफ ज़्यादा नहीं खींच पाता है, लूज हो जाता है, ये नमड़ जाता है, इसकी वजह से ये बढ़ जाता है। आप एक रफ डायग्राम में दे रहा हूँ, देखिए। अब मान लीजिए कि ये आँख है, ठीक है, ये है आई, और ये इसका अंदर का पार्ट है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, और इसमें ये क्या है, रेटिना। आपको दिख रहा होगा जहाँ माउस का कर्सर चल रहा है, ये रेटिना है। तो एक्चुअली जब आँख ठीक रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर जब आँख थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है, या तो आगे बनने लगता है या पीछे बनने लगता है। तो ये मायोपिया के केस में क्या है कि इसका फोकस जो है, इसका प्रतिबिंब जो है, ये आगे बनने लगता है रेटिना से। ये भी क्वेश्चन बनता है कि रेटिना से आगे बनने लगता है प्रतिबिंब, किस केस में, तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ, यहाँ पे बनने लगा। तो अब इसका फोकस दूरी में क्या हो गया, एक्चुअली होना तो चाहिए था रेटिना तक फोकस दूरी, लेकिन इसका फोकस दूरी f कम गया, घट गया। तो जब आपको पता है कि पावर इजकल टू क्या होता है, 1/f होता है, तो जब फोकस दूरी इसका घट गया तो इसके मतलब क्या हो गया, ओवरऑल पावर बढ़ गया। तो अब ये निकट दृष्टि दोष में क्या देखा गया कि आपके आँख का पावर बढ़ गया है। तो इसको सही करने के लिए, इस इमेज को जगह पे लाने के लिए आपको यहाँ पे पावर घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, कनकेव लेंस का यूज करके, और पावर को घटाते हैं आँख के, तब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम कनकेव लेंस यूज करते हैं, क्योंकि कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो किस में होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ों को बैलेंस कर देता है। आप समझ गए होइएगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं सब बताता हूँ। देखिए पहले बात कि रेटिना से आगे प्रतिबिंब बनने लगता है, दूसरा बात कि इसमें फोकस दूरी कम हो जाता है, तीसरा बात कि इसमें आँख का पावर बढ़ जाता है। तो आँख के पावर घटाने के लिए हम इसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं। उसी तरह से अब आप देख लीजिए, एक मैं दिखा देता हूँ, मायोपिया हो गया। अब दूर दृष्टि दोष दिखा देता हूँ, ठीक है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये जैसे इसका गोलाई यहाँ बढ़ गया था निकट में, अब इसका गोलाई क्या हो जाएगा ना कि घट जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाता है। स्लरी मसल जो है अपने तरफ खींच लेता है इन चीज़ों को। अब अभी भी स्लरी मसल अब छोटा हो गया, ये स्लरी मसल अब क्या हो गया, इसका अब जो प्रतिबिंब बनने लगा, ये कहाँ बनने लगा, रेटिना तो अभी भी यहीं पे है, लेकिन अब इसका प्रतिबिंब बाहर बनने लगा रेटिना के पीछे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रेटिना के अगर पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसमें कौन सा दोष है, तो दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। अब इसमें आप एफ क्या देखें कि एफ अब यहाँ पे बढ़ गया, एफ होना चाहिए रेटिना तक, इतना ही होना चाहिए, लेकिन अब ये बढ़ गया। जब एफ बढ़ गया तो आप पावर क्या देखिएगा, घट जाएगा। हम पीछे बताए हैं आपको इसमें, तो पावर घट जाएगा। तो अब इस आँख के लिए पावर घट गया है, तो हम इसको लेंस देंगे कैसा, पावर ज़्यादा वाला। तो यहाँ पे अब हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस का पावर जो होता है ये पॉजिटिव में होता है, तब इस आँख का पावर बढ़ा देता है और तब ये प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना पे बनने लगता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एगो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 में क्या है
अबिंदुकता, इसमें क्या होता है कि जब आप क्षैत मतलब जैसे कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखते हैं तो आपको सही दिखेगा, लेकिन जब ये आप वर्टिकल ऊपर की तरफ दिखिएगा तो आपको सब चीज़ उल्टा पुल्टा दिखने लगेगा, मतलब ऊपर नीचा दिखने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए हम साइलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। कैसा? साइलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, लेंस का यूज करते हैं। साइलेंड्रिकल लेंस कहें तो बेलनाकार लेंस। ठीक है, बेलनाकार लेंस। इधर मेरा पेन नहीं चलता इसलिए मैं इधर नहीं लिखता हूँ, यहीं पे समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आप ये क्वेश्चन को समझ गए होइएगा बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संक्रामक कारक के कारण मलेरिया होता है? तो देखिए मलेरिया जो होता है इसके कारण होता है। देखिए यहाँ पे प्रोटोजुआ के वजह से मलेरिया होता है। किसके वजह से? तो प्रोटोजुआ के वजह से सिर्फ मलेरिया नहीं होता है, और भी चीज़ होता है। वो क्या होता है? जैसे कि पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, काला जड़ हो गया, ये सब प्रोटोजुआ के वजह से होता है। मैं इसका एक ट्रिक वाला वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और नाम भी याद रहेगा। जैसे कि अगर मैं वायरस से बात करूँ तो वायरस से क्या क्या बीमारी होता है तो आपको पता है, जैसे कि एड्स हो गया, डेंगू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, छोटी माता हो गया, खसरा हो गया, जो भी ये सब होता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब वायरस से होता है। ठीक है, अगर मैं जीवाणु से अगर आपको बात करूँ, ठीक है, तो जीवाणु से जैसे कि डिप्थोरिया हो गया, काला खांसी हो गया, कोड हो जाता है, टेटनस हो जाता है, तो ये सब किसके वजह से होता है? जीवाणु की वजह से होता है। कवक की वजह से अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एथलीट फूड हो जाता है, गंजापन, जैसे कि नहीं देखते लोग को पैरे में चीज़ें उदरने लगता है, तो वो होता है कवक की वजह से। गंजापन हो जाता है, मुड़ी का बाल उड़ जाता है, ये भी कवक की वजह से हो जाता है। दांत हो जाता है, ये सब कवक की वजह से होता है। तो आपके इसके लिए तो ये था ऑप्शन, लेकिन आपको ये सब क्लियर रखना है क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको 24 में से, और इसके लिए मैं एक बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। आप देखते रहिए बस मेरे साथ। देखिए ये क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे जीव मंडल का एक जैव घटक है, जैविक घटक है? देखिए सबसे पहले बात क्या होता है, हमारे जैव मंडल में दो घटक होता है, एक तो होता है जैविक और एक क्या होता है अजैविक। आप इस दोनों को जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं आपको अभी सब बता दूंगा। देखिए जैविक में क्या हो गया कि जो चीज़ भी आपके वायुमंडल के अंदर सड़ गल सकता है वो सब जैविक है। जैसे कि आपका कॉपी, किताब, कलम, आप जो कपड़ा पहनते वो, जो कुछ भी आपको दिख रहा है जो सड़ गल सकता है, जो सब्जी आप खाते, खाना खाते, चावल दाल, ये सब जो है किस में आ जाएगा? जैविक में आ जाएगा। जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, जो बैक्टीरिया हो जाता है, ये सब सड़ गल जाता है, तो ये कैसा हो गया? मतलब जैविक हो गया। लेकिन अजैविक क्या हो गया? तो जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, मृदा हो गया, ये सब कैसा हो जाएगा? अजैविक हो जाएगा। ठीक है, अजैविक हो जाएगा, मतलब ये सब कभी भी मतलब सड़ गल नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब अजैविक हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें अजैविक है, ये अजैविक है और ये अजैविक है। टेम्परेचर भी रहता है वो भी अजैविक हो जाता है, तो ये सब चीज़ें अजैविक है। आपको सिंपल दिमाग लगाना है, जो चीज़ वायुमंडल में आप देखते हैं सड़ गल सकता है वो जैविक, नहीं सड़ गल सकता है वो अजैविक चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एक तत्व है, निम्नलिखित में से किस गुण पर आधारित है? देखिए अभी का जो आवर्त सारणी है वो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। ठीक है, और जो पहले का था इससे पहले वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। ठीक है, तो अभी जो है परमाणु क्रमांक पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। मनुष्य में एल्वियोली जो है वो क्या है? तो श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा है, ये श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको नाइट्रीकरण बोलते हैं। अमोनिया को जो नाइट्रेट में बदलता है उसको हम नाइट्रीकरण बोलते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अम्लीय नहीं है? अम्लीय नहीं है इसका मतलब क्या है? तो क्षारीय है, क्षारीय है। ठीक है, तो हम क्या देखें यहाँ पे, सबका पीएच देख लेते हैं। इसका देखें तो 7.4 होता है लगभग, तो यही तो है क्षारीय, बस कहानी खत्म हो गया। इसका देखिए नल का पानी, ये अम्लीय हो सकता है, जब भी उसमें मिक्स हो जाएगा चीज़ें तो ये अम्लीय हो सकता है। ये क्या? सिरका और नींबू, ये तो ऑलरेडी अम्लीय है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए अम्लीय क्या होता है, जैसे कि एसिड जो उसको अम्लीय बोलते हैं, इसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू ये कितना होता है कि 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो ये एसिड होता है। और जब ही इसका वैल्यू जैसे कि 7 से, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है, बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षारीय, ऐसे क्षारीय। ठीक है, तो आप समझ गए होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली आगे बढ़ गया, ठीक है। ये देखिए, चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने क्या सिद्धांत दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत दिए थे। चार्ल्स डार्विन ने ये बोले थे कि जिस चीज़ों का यूज हो रहा है उस चीज़ों में बढ़ोतरी होगा, लेकिन जिसको यूज करना छोड़ दिए वो बहुत वर्षों के बाद मतलब वो चीज़ें धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि जब एक गोली चलाई जाती है तो न्यूटन के नियम में से कौन सा नियम एक बंदूक की पीछे हटने की व्याख्या करती है? तो ये तीसरे नियम, ये क्या करता है? न्यूटन का जो तीसरे नियम है ये क्या बोलता है कि जब भी एक्शन होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन भी होगा। मतलब क्या? जब भी मतलब क्रिया होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही प्रतिक्रिया भी होगा। तो मतलब क्रिया क्या हुआ? आगे गोली गया तो प्रतिक्रिया उसका क्या हुआ? पीछे बंदूक हटा। तो न्यूटन का कौन सा? तृतीय नियम लगा। देखिए ये गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि F में G m1 m2 बटा में क्या r² होता है। ये क्या कहता है कि ब्रह्मांड में कहीं भी अगर दो गो पिंड है और इसका मास कुछ है तो ये दोनों अपने तरफ एक दूसरे को खींचेगा, लेकिन जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो अपने तरफ उतना ज़्यादा खींच सकता है। और ये मास के ये फोर्स जो होता है ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसका जो बीच में जो दूरी है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो आपके फार्मूला में यहाँ दिख रहा है। उसके बाद कई बार इस जी के लेकर जिक्र हो जाता है। मैं जी का थोड़ा बता देता हूँ। देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इसका यूनिट होता है। अब यूनिट में कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है, अगर हो रहा है तो आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे जी दिख रहा है, बिल्कुल ये फोर्स दिख रहा है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन बोलिएगा। और यहाँ पे क्या डिस्टेंस दिख रहा है, मतलब मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। ऊपर में आपको 2 गो मास दिख रहा है, तो क्या मास का क्या होता है? kg, तो kg²। आपका जी का यूनिट बन गया। एक बार क्वेश्चन जी का भी पूछा गया, यूनिट सिर्फ पूछा गया था और उसमें सभी में कभी में kg ऊपर कर रहा था नीचे कर रहा था, तो आपको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये गति का पहला नियम क्या कहता है? गति का पहला नियम इस बात को कहता है कि अगर कोई वस्तु रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही बात है, ये क्लियर हो गया। चलिए ये गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो गति के दूसरा नियम सिंपल बात है, F जो ma आप लिखते हैं फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, ये गति के दूसरे नियम से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या होता है? अभी हम आपको पीछे बताए हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम F में G m1 m2 और बटे में क्या r²। इसके नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल ब्रह्मांड में ये दोनों पिंड है जो एक दूसरे को दोनों अपने तरफ आकर्षित करते हैं, जिसका मास जितना ज़्यादा होगा वो अपने तरफ उतना ज़्यादा उसको खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जंतु कोशिका में अनुपस्थित है? जंतु कोशिका। देखिए जंतु कोशिका में ये सेल वाल नहीं होता है, मतलब कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये होता है सिर्फ पादप कोशिका में। जैसे कि प्लांट में कोई भी चीज़ का पौधा है उसमें होता है ये कोशिका भित्ति, इसको मतलब सेल वाल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये उसमें होता है, सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। जबकि ये कोशिका झिल्ली, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जंतु कोशिका में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये क्या कर रहा है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV हमला करता है, तो किस चीज़ को हमला करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को हमला करता है, इम्यून सिस्टम को हमला करता है, सिस्टम को। अभी तो कोरोना वायरस की वजह से सब लोग को पता हो गया है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो उसी को ये क्षति पहुंचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा को मापने के लिए उपकरण है? देखिए विद्युत धारा मापने के लिए यहाँ उपकरण जो है अमीटर है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा? देखिए वोल्ट मीटर से क्या विभवांतर मापते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एक अच्छा चीज़ बताता हूँ, आप ध्यान दीजिए इस बात पे। देखिए आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपको कभी कभी गैल्वेनोमीटर ऑप्शन में मिलेगा, गैल्वेनोमीटर और इससे भी क्या करते हैं? तो विद्युत धारा ही मापते हैं, विद्युत धारा ही मापते हैं, लेकिन बहुत कम विद्युत धारा होता है जब ए मीटर से नहीं नापते, उसको हम गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। कितना? तो 10⁻⁻6 एम्पियर तक का जो धारा होगा, इतना छोटा को भी हम गैल्वेनोमीटर से माप सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था रेलवे में ही, अब ए मीटर नहीं दिया था, वहाँ दिया था क्या कि विद्युत धारा को मापते हैं और गैल्वेनोमीटर दिया था। काफ़ी लोग उसको
या तो कोई नन ऑफ दीज लगा दिया, कोई छोड़ दिया, उनको लगा कि गैल्वेनोमीटर से नहीं मापते। नहीं, गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। अगर ऑप्शन में अमीटर नहीं है तो हम गैल्वेनोमीटर से मापेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था 24 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर सेट में पूछा गया था। मैं इसका एक अच्छा एक्सप्लेन दिया हूँ। आई थिंक मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं हर प्रैक्टिस सीट दूंगा DFCIL के लिए, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आधारित होगा। एक भी क्वेश्चन आपको बेकार टाइप का नहीं मिलेगा मेरे सेट में। तो हमसे जुड़े रहिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, जय हिंद।